महज 2-3 लाख कमाने वाला 10 लाख के स्वीट में मजे ले रहा है। बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर गाड़ियां, सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस के जवान, करोड़ों का खर्चा, राजसी ठाठ, ये सब राघव चड्ढा कहां से कर पा रहे हैं? राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी का करोड़ों का खर्च कौन दे रहा है और कहां से दे रहा है? यही सवाल अकाली दल के सांसद हरसिमरत कौर बादल ने पूछा है। पंजाब सरकार पर उठाए गए सवालों के समर्थन में बीजेपी के शहजाद पूनावाला भी आ गए। उन्होंने चड्ढा की शादी के लग्जरी कारों और पंजाब पुलिस के इस्तेमाल की भी आपत्ति जताई। राघव चड्ढा को भारी सुरक्षा तैनाती के बीच उदयपुर हवाई अड्डे पर काले स्वेटर पहने हुए एक टोयोटा एसयूवी में प्रवेश करते हुए देखा गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए अकाली दल के सांसद ने दावा किया कि राघव चड्ढा को कवर करने वाले सुरक्षा कर्मचारी पंजाब के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में शामिल हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चड्ढा द्वारा बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो पंजाब सरकार की है। उन्होंने कहा कि शादी अरविंद केजरीवाल के चहेते लड़के राघव चड्ढा की है, लेकिन उनकी सेवा में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सैकड़ों सुरक्षा कर्मचारी बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर को लगाया गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पंजाब के राज्यपाल पूछ रहे हैं कि पंजाब के 50,000 करोड़ रुपए कहां गए? पिछले 18 महीनों में लिया गया कर्ज पंजाब सरकार द्वारा खर्च किया गया। उनके दावों के बाद पंजाब के राज्यपाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक पत्र लिखा है। मान सरकार से केवल 18 महीनों के लगभग 50,000 करोड़ रुपए के ऋण की राशि उपयोग के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा गया था। बादल ने कहा कि पंजाब के राज्यपाल ने पुष्टि की है कि कैसे भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने केवल 18 महीनों में 50,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया। केजरीवाल और भगवंत मान के प्रचार पर खर्च करने के अलावा पंजाब में कोई विकास कार्य नहीं देखा जा सकता। 3 महीने बाद भी किसान अभी भी फसल का इंतजार कर रहे हैं। बाढ़ का मुआवजा नहीं मिला। महिलाओं को 18 महीने से अब भी 1,000 रुपए प्रतिमाह की गारंटी का इंतजार है। बुजुर्गों को 2,500 रुपए प्रतिमाह पेंशन के वादे का इंतजार है। वहीं बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने कहा कि उन्होंने कहा कि वे वीवीआईपी सुविधाएं, सुरक्षा आदि नहीं लेंगे, लेकिन अब उन्होंने 100 करोड़ रुपए का शीश महल बनवा लिया, जिसमें राज्य के खजाने की कीमत पर लग्जरी कारों का इस्तेमाल किया गया। पंजाब पुलिस को उनके लिए इस्तेमाल किया गया। ये सारा पैसा कहां से खर्च किया जा रहा है? क्या ये करदाताओं का पैसा है, जिसकी घोषित वार्षिक आय लगभग 2 से 3 लाख रुपए है? वह 10 लाख रुपए प्रति रात एक स्वीट पर कैसे खर्च कर सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी गौतम अडानी को लेकर अक्सर बयानबाजी करते रहे हैं, लेकिन उनके इस काम में दूसरा कोई सहयोगी दल उनके साथ नहीं है। साथ तो दूर की बात है, जब विपक्षी दलों की बैठक में राहुल गांधी ने गौतम अडानी का मुद्दा उठाया तो सबसे पहले ममता बनर्जी से ही उन्हें झड़क दिया गया। शरद पवार तो अक्सर अडानी से मिलते ही रहते हैं, मतलब कि राहुल गांधी की बातों को सहयोगी दल कोई भाव नहीं देते हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी की अनदेखी कर शरद पवार ने अहमदाबाद में गौतम अडानी से मुलाकात की। दोनों की ये भेंट देश के पहले लेफ्टोफेरियन प्लांट के उद्घाटन के मौके पर हुई। बाद में पवार ने अहमदाबाद में अडानी के आवास और कार्यालय का भी दौरा किया। एनसीपी चीफ पवार ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि गौतम अडानी के साथ गुजरात के वासना चाचरवाड़ी में भारत के पहले लेफ्टोफेरियन प्लांट एक्सिम पावर का उद्घाटन करना सौभाग्य की बात है। ये मीटिंग ऐसे वक्त में हुई जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी अडानी पर लगातार हमलावर हैं। विपक्षी गठबंधन 2024 के चुनावों में भाजपा के खिलाफ एकजुट लड़ाई की तैयारी कर रहा है। शरद पवार विपक्षी गठबंधन के प्रमुख नेता हैं और वो मुंबई में गठबंधन की पिछली बैठक के मेजबान भी थे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने शरद पवार और गौतम अडानी के मुलाकात को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। पवार के हैंडल से पोस्ट की गई कार्यक्रम की तस्वीरों को शेयर करते हुए बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि तस्वीर हजारों शब्द में बोलती है, मगर तभी जब राहुल गांधी उन्हें सुनने के इच्छुक हों। पूनावाला ने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि शरद पवार के साथ अलका लांबा जैसे लोग फिर से दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। गठबंधन में कोई भी राहुल गांधी या उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लेता है। ये तस्वीरें हजारों शब्द बोलती हैं, बशर्ते राहुल गांधी इन्हें सुनने को तैयार हों। इससे पहले भी शरद पवार की अडानी से नजदीकियां सामने आ चुकी हैं। पवार ने अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति की विपक्ष की मांग का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि वे इसके बजाय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली समिति का समर्थन करेंगे। इतना ही नहीं, शरद पवार ने अपनी आत्मकथा लोक माझे सांगाती में गौतम अडानी की मेहनती, सरल और जमीन से जुड़े व्यक्ति के बारे में जो जिक्र किया गया उससे भी जाहिर है। बताते हैं कि शरद पवार के कहने पर ही गौतम अडानी ने थर्मल पावर सेक्टर में कदम रखा। पवार ने अपनी किताब में लिखा, कैसे अडानी ने शून्य से शुरू करके अपना कॉर्पोरेट साम्राज्य बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी की पत्नी एलिजाबेथ के एक वीडियो ने केरल में कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। एलिजाबेथ एंटनी ने वीडियो में अनिल एंटनी के बीजेपी में शामिल होने के फैसले को सही बताया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा सियासी संदेश दिया जो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को तगड़ा झटका दे सकता है। एलिजाबेथ एंटनी ने कहा कि मदर मेरी ने बीजेपी के खिलाफ नफरत को खत्म कर दिया। बीजेपी केरल में ईसाई समुदाय का वोट अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है और 2024 में इसके अच्छे नतीजे भी मिलने की उम्मीद है। कई चर्चों ने बीजेपी की तारीफ की है और ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी भी बीजेपी में हैं। अनिल एंटनी 6 अप्रैल को बीजेपी में शामिल हुए थे और इससे पहले वे कांग्रेस के डिजिटल मीडिया प्रभारी, AICC सोशल मीडिया, डिजिटल और कम्युनिकेशन सेल में विभिन्न पदों पर रह चुके थे। जनवरी में पीएम नरेंद्र मोदी पर बनी BBC की डॉक्यूमेंट्री को लेकर बयान के बाद वे विवादों में आ गए और कांग्रेस के साथ मनमुटाव के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब उनकी मां एलिजाबेथ एंटनी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कह रही हैं कि अनिल को बीजेपी में शामिल होने के लिए मिले निमंत्रण के बारे में वो बहुत पहले से जानती थी। एक ईसाई ध्यान केंद्र के YouTube चैनल की ओर से जारी किए गए वीडियो में एलिजाबेथ ने कहा कि मेरा बेटा 39 साल का हो गया है। उसने मुझे फोन किया और कहा उसे प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया और उन्होंने उसे बीजेपी में शामिल होने की बात कही। उन्होंने बताया कि बेटे के अच्छे भविष्य के लिए उन्होंने बहुत प्रार्थना की थी। एलिजाबेथ ने कहा वो और उनका परिवार कांग्रेस पार्टी में विश्वास करता है, लेकिन उनके बेटे ने उनसे कहा अगर वो बीजेपी में शामिल होंगे तो उन्हें अच्छे अवसर मिलेंगे। उन्होंने ये भी स्वीकार किया बेटे के बीजेपी में शामिल होने पर ए के एंटनी को झटका लगा था। उन्हें टीवी के जरिए इसका पता चला था। हालांकि बाद में ए के एंटनी ने बेटे के फैसले को स्वीकार किया और घर में राजनीति को लेकर कोई चर्चा नहीं करेंगे कहा। अनिल एंटनी ईसाई समुदाय से हैं और केरल ईसाई बाहुल्य राज्यों में शामिल है। केरल में चुनाव में जीत के लिए ईसाई समुदाय के वोट बैंक की अहम भूमिका रहती है। अनिल एंटनी भले ही राजनीति में बड़े नेता न हों, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए के एंटनी का बेटा होने के नाते उनका सियासी कद काफी बढ़ जाता है। बीजेपी में उनकी एंट्री पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पार्टी यहां लंबे समय से राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटी हुई है। बीजेपी ने केरल में अब तक एक भी लोकसभा सीट नहीं जीती। ऐसे में अनिल एंटनी का पार्टी में शामिल होना खास कदम माना जा रहा है क्योंकि ए के एंटनी का ईसाई समुदाय पर काफी प्रभाव है। केरल में भी उनका अच्छा खासा वोट बैंक है। तो अब जब एंटनी बीजेपी का हिस्सा हैं तो पार्टी यहां अपने वोट बैंक को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगी। जनवरी 2023 में गुजरात दंगों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसका नाम द इंडिया मोदी क्वेश्चन था। डॉक्यूमेंट्री को देश में बैन कर दिया गया था। इसे लेकर अनिल ने BBC की आलोचना भी की थी जिसे लेकर सियासी माहौल गर्मा गया था। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर के विचारों को भारतीय संस्थानों के ऊपर रखना देश की संप्रभुता को कमजोर करेगा। अनिल एंटनी ने कहा था कि बीजेपी से वैचारिक मतभेद के बावजूद जो लोग ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर के विचारों को समर्थन करते हैं वे खतरनाक मिसाल कायम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार बिहार की सियासत के पत्ते तेजी से फेंट रहे हैं और इस बात के साफ संकेत है कि बिहार की सियासत करवट लेने की तैयारी में है। इसलिए नीतीश कुमार ने सबसे पहले कैबिनेट की बैठक बुला ली और फिर लालू यादव से मिलने राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे। आधे घंटे बाद नीतीश कुमार लालू यादव के घर से निकले और सीधा JDU कार्यालय पहुंच गए। कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिले और जल्द चुनाव की तैयारी करने का आदेश दिया। सारी घटनाएं इतनी तेजी से घटी कि सियासी पंडितों का दिमाग ही चकरा गया। नीतीश कुमार के बड़े आलोचक रहे उपेंद्र कुशवाहा ने अचानक अपने सुर बदल लिए। नीतीश कुमार ने जदयू दफ्तर में आने पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार का अचानक JDU ऑफिस में आना थोड़ी हैरानी की बात तो है, लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं क्योंकि मुख्यमंत्री अक्सर पार्टी कार्यालय आते रहते हैं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते रहे हैं। अब चुनाव का समय है, ऐसे में नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद कार्यकर्ता भी उत्साहित हो जाते हैं। वहीं हम लोगों को उनकी तरह से मार्गदर्शन भी मिलता है। नीतीश कुमार देश में जल्दी चुनाव होने की भविष्यवाणी कर चुके हैं। अब लोग ये सोच रहे हैं नीतीश कुमार की भविष्यवाणी बिहार को लेकर तो नहीं थी। सीएम नीतीश कुमार पहले से ही इन दिनों केंद्र की राजनीति को लेकर सुर्खियों में हैं। इसके साथ ही वे गठबंधन में भी नीतीश कुमार PM कैंडिडेट की रेस में हैं। इस बात की चर्चा भी होती रहती है। गठबंधन के कई नेता नीतीश कुमार को PM कैंडिडेट पहले से ही बताते रहे हैं। सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हैं। इंडिया गठबंधन में तत्काल सभी नीतीश कुमार के नाम पर सहमत हैं। PM उम्मीदवार को लेकर जब भी घोषणा होगी तो वो नाम नीतीश कुमार का ही होगा।
महेश्वर हजारी ने कहा कि नीतीश कुमार 5 बार केंद्र सरकार में मंत्री, 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण नीतीश कुमार के पास हैं। देश में समाजवादी विचारधारा के जितने लोग देश में हैं वह सभी चाहते हैं कि नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार बने। महेश्वरी हजारी के इस बयान ने बिहार में सियासी उबाल ला दिया है। एनडीए से अलग होने के बाद सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकता मुहिम की शुरुआत कर चुके हैं। इस मुहिम के बाद ही विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया। इसकी 3 बैठकें भी हो चुकी हैं। नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति को लेकर काफी सक्रिय हैं। हालांकि पीएम कैंडिडेट से लेकर सीएम नीतीश कुमार से सवाल पूछने पर वे अपने आप को इस रेस से बाहर बता चुके हैं। लेकिन जेडीयू के कई नेता सीएम नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट खुले मंच से कहते आ रहे हैं। कुछ दिन पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी नीतीश कुमार की खूब तारीफ कर चुके हैं और इसके साथ ही आरजेडी के नेता भी नीतीश को पीएम कैंडिडेट बता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जिस वक्त अपने शीश महल से निकलकर अरविंद केजरीवाल उदयपुर में लीला महल में राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा के विवाह लीला में शामिल होने पंजाब सरकार की मुफ्त की हवाई सेवा से निकले, उसी वक्त एलजीवी के सक्सेना ने उन्हें तगड़ा झटका दे दिया। असल में केजरीवाल पॉस्को जैसे संवेदनशील मामले सीबीआई के लिए विशेष लोक अभियोजकों के और लोक अभियोजकों की नियुक्ति की फाइल्स महीने से दबाए बैठे थे और इसकी वजह से बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के मजे थे और सीबीआई परेशान। जनवरी से केजरीवाल सरकार के ड्रॉर में धूल फांक रही इन फाइल्स को एलजीवी के सक्सेना ने वापस मांगकर उसे तुरंत गृह मंत्रालय को भेज दिया ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। सूत्रों के मुताबिक ये सभी फाइल्स केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी गई हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की ओर से मामले पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई है। सूत्र बताते हैं कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ जीएनसीटीडी रूल्स 1993 के नियम के लागू करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने पॉक्सो मामलों में सीबीआई के लिए विशेष लोक अभियोजकों और लोक अभियोजकों की नियुक्ति से संबंधित सभी फाइल्स को वापस मंगवाकर उन्हें आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत आवश्यक नियुक्तियों और अधिसूचनाओं के लिए गृह मंत्रालय को भेज दिया है। सूत्र ने बताया कि ये अत्यंत जरूरी फाइल्स दिल्ली के गृह मंत्री के स्तर पर लंबित थीं, जिन्हें जनवरी में मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा गया था। सूत्रों के मुताबिक यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम से जुड़े मामले बेहद संवेदनशील होते हैं और कानून के मुताबिक इन मामलों में मुकदमा अपराध के संज्ञान की तारीख से 1 वर्ष के भीतर पूरा निपटाना होता है। सूत्रों के मुताबिक विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति में देरी से जांच एजेंसी के मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और मासूम बच्चों के खिलाफ अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों को अनुचित लाभ मिल सकता है। उन्होंने बताया कि नियुक्ति का मुद्दा लंबे समय से दिल्ली के गृह मंत्री के स्तर पर लंबित था, इसलिए प्रमुख सचिव गृह ने प्रस्ताव दिया था कि मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बीएसपी के दानिश अली और टीएमसी के सौगत राय लोकसभा में पीएम मोदी के खिलाफ लगातार अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहे, जिस बात से भड़ककर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने भी दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। स्पीकर ओम बिरला ने इस पूरे मामले की जांच शुरू करवा दी है तो दानिश अली सफाई देने लगे कि उन्होंने तो पीएम मोदी के सम्मान की रक्षा की, लेकिन इस पूरे मामले में राहुल गांधी की तेजी बीएसपी के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि इस बात से बीएसपी नाराज हो गई। राहुल गांधी ने न सिर्फ दानिश अली के घर जाकर उनसे मुलाकात की, बल्कि इस पूरे मामले में बीएसपी को राहुल गांधी और कांग्रेस की नीयत पर संदेह हो गया तो बीएसपी ने राहुल गांधी की मुलाकात पर सवाल खड़े कर दिए। बीएसपी को राहुल गांधी की सियासत समझ में आ गई कि हमदर्दी के बहाने वे बीएसपी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीएसपी सांसद मलूक नगर ने यह कहा कि राहुल गांधी हमारी पार्टी के नेताओं पर डोरे डाल रहे हैं। हालांकि मुलाकात के लिए उन्होंने शुक्रिया भी कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद ने हमारी पार्टी के नेता के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया, अगर उसके लिए राहुल गांधी मिलने आए थे तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने गुरुवार को संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली में बीएसपी सांसद दानिश अली से उनके निवास पर मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने एक्स पर इस मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए लिखा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। दानिश अली ने कहा था कि राहुल गांधी मेरा हौसला बुलंद करने आए। उन्होंने कहा कि खुद को अकेला मत समझिए, इस देश का हर व्यक्ति जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।